अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हीर है और आज की हमारी ये कहानी एक हॉरर कहानी है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस तरह करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हॉरर कहानी की पुरस्रार कहानी। पुराने ज़मानों की बात है कि मैं अपने शहर लिया गया हुआ था। वहाँ से मैं अपने दोस्त दिलबर खान के घर उसके गांव गई, मगर वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कराची जा चुका था। जब मैं गांव पहुंचा तो अंधेरा छाने लगा था। घर वापस आना नामुमकिन था। मैं रात गुजारने के लिए गांव की एक सराय में आई। काफी थक चुका था। आराम करने की खातिर मैंने सराय में रात बसर करने का इरादा किया। मैं दिलबर खान के गांव पहली बार आया था। मुझे वहां का माहौल भी अजीब सा लग रहा था। सराय छोटी सी थी। मैं गहरी नींद सोया हुआ था। आधी रात के वक्त मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने अपने बहुत ही करीब एक ह्योले की शक्ल में अजीबोगरीब आदमी को देखा। उसने सर पर सफेद टोपी पहन रखी थी, जिस्म पर सफेद कुर्ता और नीचे धोती पहनी हुई थी। ये लिबास बहुत बसीता सूरत में उसके जिस्म पर छू रहा था। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वहां खड़े पड़े हुए थे। अपने सामने भूतनुमा शख्स को देखकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सर्दी की अचानक एक लहर सी दौड़ गई। मैंने किसी अनजाने खौफ को भांपते हुए फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला। इससे कबल कि मैं कड़कदार आवाज में उससे मुखातिब होता, वो फौरन बोल उठा, गोली न चलाना बाबूजी, ये जाया हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वैसे भी तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। क्या मेरी बात को गौर से सुनोगे? मैंने उसे सरतापा देखा। वो काफी उम्र का आदमी मालूम होता था। मेरे कमरे में लालटेन जल रही थी और उसकी लौ भी थरथरा रही थी। जल्दी का मौसम था, लेकिन मैं खौफ की वजह से उस उम्र रसीदा आदमी के सामने पसीने में शराबूर था। और फिर एक दिल दहिला देने वाले मंजर ने मुझे अचानक मजीद खौफसदा कर दिया। लालटेन की रोशनी के बावजूद उस भूतनुमा शख्स के जिस्म का साया तक जमीन पर मौजूद नहीं था। वो सिर्फ एक ह्योला ही था। बात उसकी सही थी, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मैंने जी कड़ा करके रिवॉल्वर अपनी जेब में रखा और दिल में एक तरह का खौफ महसूस करते हुए सोचा कि इसकी कहानी सुन ही लेनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बाऊजी, मैं तुम्हारी दुनिया में अब नहीं रहता। मेरा मस्कन शहर खामोशा है। मैं मुर्दा इंसान हूँ, यानी एक रूह। मेरा जिस्म तुम्हारे पलंग के नीचे जमीन में दबा हुआ है। ये सुनते ही मेरे तो जिस्म के सारे बाल खड़े हो गए। खौफ सरायत कर गया। मैं झटके से पलंग से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि खौफ के मारे मेरी अपनी रूह परवास कर जाएगी। मैं सकते के आलम में था और उसकी खौफनाक कहानी अपने कानों से सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। तुम कौन हो आखिर? बाऊजी, मैं इस गांव का एक मेम्मार हूँ। काफी अरसे से यहाँ रह रहा था। मेरे बोसीता जिस्म पर चीथड़ों की शक्ल में जो लिबास तुम देख रहे हो, वो कई साल पुराना था। मेरी बीवी हाजरा मुझे मरवाना चाहती थी। मेरा नाम सजावल है। वो इस सराय के मालिक करमदाद से शादी की ख्वाहिशमंद थी। इसकी बड़ी वजह मेरी गरीबी और करमदाद की अमीरी थी। वो इस गांव में सबसे अमीर जमींदार है। यह सराय उसकी अपनी है। उन दोनों की मेरे बारे में नीयत खराब हो गई और मुझे मार डालने की घिनौनी साजिश की। एक रात मेरी बीवी हाजरा मुझे धोखे से सराय में ले आई। करमदाद हट्टा कट्टा तगड़ा नौजवान था और मैं गरीब नातवा कमजोर मेहनत मजदूरी करने वाला एक मेहमान दिहाड़ी था। करमदाद ने मेरी गर्दन पर अपने हाथ मजबूत कर लिए और कमबख्त लालची बीवी हाजरा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया ताकि मैं कोई भी मुजाहमत न कर सकूं। आखिर उन दोनों ने मिलकर मुझ नातवा इंसान को गर्दन दबा कर मार डाला और इस जगह पर दफन कर दिया जहां अब तुम्हारा पलंग मौजूद है। जब मैं मरा तो मेरे लबों पर बदला लेने के अल्फाज थे। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी बीवी हाजरा और सफाक जालिम जमींदार से बदला ना ले लूं। इसीलिए मेरी रूह बेसकून है और भटक रही है।
मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्त दिलबर खान से मिलने के लिए गाँव आए थे, मगर उसे न पाकर सराय में रात गुजारने का फैसला किया। मेरी बीवी हाजरा ने गांव में मेरे मरने के बाद ये बात मशहूर कर दी कि मुझे टीबी थी, जिसकी वजह से मेरा बर वक्त इलाज ना हो सका और मैं मर गई। मैं चाहता हूँ तुम सुबह जाकर चंद सिपाहियों और थानेदार को लेकर अपने हमरा यहाँ सराय में ले आओ। थानेदार को बताऊं कि तुमने यहाँ क्या देखा और क्या सुना। वो यहाँ तुम्हारे पलंग के नीचे जमीन खोदकर मेरा जिस्म तलाश करे। जब वो उसे पा लेंगे तो मेरी बीवी हाजरा और जालिम जमींदार करमदार को जरूर सजा देंगे। उसके बाद मेरी बेचैन रूह को कयामत तक सुकून पहुंचेगा। इंसानियत के नाते तुम्हें ये काम करना होगा। मेरे दिमाग में उसकी गमनाक पुरअसरार कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मरने के बाद भी मेरे सामने मौजूद था, अपनी दुख भरी घरेलू दास्तान मुझे सुना रहा था और इंसाफ का तलबगार था। मैं वाकई जाग रहा था, कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। मैंने सजावल की रूह से पक्का वादा कर लिया कि जो कुछ तुमने मुझसे बयान किया है उस पर जल्द अमल दरामद होगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने में भी खौफ का अंसर था। भूतनुमा शख्स सजावल मुझसे एक बार फिर मुखातिब हुआ। यही अल्फाज जो तुमने कही है ना बाबूजी, यहाँ रात बसर करने वाले बहुत से मुसाफिरों ने मेरी खौफनाक और पुरअसरार कहानी सुनकर कहे थे, मगर जैसे ही सुबह होती वो उठते, उनका ख्याल होता कि भूत का वजूद तो दुनिया में है ही नहीं, इसलिए वो उसे अपना ख्वाब तसव्वुर करते और यहाँ से चले जाते। मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत को तुम अभी जान चुके हो। मैं तुम्हें इसका सबूत भी देता हूँ। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, घबराओ नहीं। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस करने लगा, मगर कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत से काम लेकर अपना कपकपाता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा हाथ उसके सर्द हाथ से लगा हो, हालांकि मुझे उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ की तरह यह ठंडक मेरे हाथ में उतरती चली गई। मैंने थर-थर कांपते हुए फौरन अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। दूसरे लम्हे मैंने नजर उठाकर देखा तो अब सजावल की रूह का ह्योला वहां मौजूद नहीं था। अपने इर्द गिर्द निगाह उड़ाई, मगर बेसुध वो गायब हो चुका था। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि मेरे साथ उसका सर्द हाथ टकराने से यकदम हुआ क्या। मैंने सराय के कमरे में सामने की खिड़की बंद देखी। वो उस वक्त से बंद थी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था। रात चांदनी थी। कमरे के अंदर एक मैला सा शीशा दीवार में नस्ब था। कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दीवारों पर तस्वीरें आवेजा थी। फर्नीचर बहुत पुराना और पोसीदा था। जमींदार करमदार ने सराय को खूब सजा रखा था। मैंने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी भी इंसान या भूत का नामो निशान तक ना था। कमरे का दरवाजा भी बदस्तूर बंद था। अभी रात काफी थी, आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हर तरफ हूँ का आलम तारी था। जैसे बाहर तो कुछ हुआ ही ना हो, मगर सराय के कमरे के अंदर मेरे साथ अनजाने में बहुत कुछ हो चुका था, जिसका मुझे एहसास शिद्दत से हो रहा था। किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद ही ना आई। आंखों में ऐसे ही रात बीत गई। नींद न आने की वजह से मेरी आंखें सुर्ख और खोजल हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने एक मरे हुए इंसान के भूत से गुफ्तगू की थी, लेकिन यकीन इसलिए भी करना पड़ा कि उसने कहा था कि वो मुझे एक सबूत देगा। और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए ठंडक का एहसास मेरी रूह की गहराइयों तक उतर गया था। वो भूतनुमा इंसान मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गया था। यही वजह थी कि फिर मुझे रात नींद न आई। सुबह उठकर मैंने खुद को थका हुआ महसूस किया। मैं बिस्तर से निकला और मुंह हाथ धोने के लिए बाल्टी में हाथ डालने लगा। अपने हाथ की एक उंगली में अंगूठी देखकर मैं अचानक हैरान और परेशान हो गई। मैंने उस अंगूठी को न पहले कभी पहना था और न ही देखा था। मैं उसे पहली बार अपनी उंगली में देख रहा था। वो बहुत पुरानी और लोहे की जंग से आलूद अंगूठी थी, जो जाहिर है उस भूत से हाथ मिलाने के दौरान उसके हाथ से मेरी उंगली में आ गई, या उसने खुद सबूत के तौर पर मुझे वो अंगूठी पहना दी और मुझे इन तक ना हो सका।
मैंने मुंह हाथ धोने के बाद एक रात का किराया सराय के मालिक यानी गांव के जमींदार करमदाद को अदा किया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। सराय का मालिक करमदाद दरवाजे में खड़ा मुझे देखता रहा। वो हैरान था कि मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि नाश्ते के पैसे किराए में शामिल थे। जमींदार करमदाद ने अपनी शानें उचकाई और अंदर आकर अपनी बीवी को बताया कि शहर का बाबूजी नाश्ता किए बगैर बड़ी तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया है। पता नहीं आखिर रात को उसके साथ क्या वाकया पेश आया। वो कुछ परेशान भी लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ तशवीश लाहक हुई। ये सुनकर हाजरा भी सोच में पड़ गई कि आखिर असल माजरा हुआ क्या। मैं दोपहर के वक्त थाने पहुंचा और थानेदार को एक राइटर और सहाफ़ी की हैसियत से सारी कहानी सुनाई। वो बड़े गौर से मेरी पुरअसरार और खौफनाक कहानी सुनता रहा और कनखियों से मेरी तरफ देखता भी रहा। मैं उसका मतलब समझ रहा था, इसलिए फौरन उससे मुखातिब होकर कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मेरी कहानी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन थानेदार साहब, इस पुरअसरार और गमनाक कहानी का ठोस सबूत मेरे पास ये मौजूद है। ये लोहे की अंगूठी जो उसने मुझे रात के अंधेरे में मेरी उंगली में पहनाई थी। थानेदार ने अंगूठी हाथ में लेकर उसे हैरानी से देखा, फिर उसे मेरी नाकाबिले यकीन दहशतनाक कहानी पर यकीन करना ही पड़ा। वो 3 सिपाहियों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार मेरे हमरा गांव रवाना हुआ। ये दूसरा दिन था। सराय के मालिक करमदाद और उसकी बीवी ने एक थानेदार और 3 सिपाहियों को गांव की तरफ आते देखा तो करमदाद के तो पसीने छूट गए। वो घबरा कर बीवी से बोला, इस गांव में तो आज तक पुलिस कभी नहीं आई। वो बाबूजी भी पुलिस के हमरा आए जिसने यहाँ सराय में रात बसर की थी। मुझे तो अभी से अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हम सराय के करीब पहुंचकर घोड़ों से उतरे। थानेदार साहब जमींदार करमदाद के पास आकर कहने लगा, हमें आला अफसर की तरफ से सराय की तलाशी लेने का हुक्म सादिर हुआ है, अब तुम सामने से हट जाओ। ये सुनकर करमदाद घबरा गया, लेकिन जमींदार के अकड़पन ने उसके हौसले को तकवीत बख्शी। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजी उसके खिलाफ अचानक पलट सकती है, क्योंकि जब किसी ने जुल्म की इंतहा करती हो तो फिर अल्लाह तबारक ताला की बेआवाज लाठी अपना किरदार अदा करती है। थानेदार साहब, आप सराय की तलाशी ले सकते हैं, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। थानेदार की बात का जवाब करमदाद की बीवी हाजरा ने दिया था, मगर वो गलती पर थी। औरत की अक्ल गिट्टों में होती है, दिमाग में नहीं। उसके सामने वो खौफनाक, दहशतनाक और पुरअसरार वाकया वकू पजीर होने वाला था जो उसके और करमदाद के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं थानेदार को लेकर उस कमरे में आया जहां मैंने रात बसर की थी। होश उड़ा देने वाले वो नाजुक लम्हात करीब आ रहे थे, जिन्होंने करमदाद और उसकी बीवी हाजरा को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना था। पलंग उसी जगह पर पड़ा था। मैंने सिपाहियों को इशारा किया कि वो पलंग को उठाकर दूर रख दें। दूसरे लम्हे सिपाही कुतालों से जमीन खोद रहे थे, जो वो अपने साथ लेकर आए थे। कुतालों पर जमींदार करमदाद और उसकी बीवी की निगाह कमरे में आकर पड़ी थी। ये सूरत हाल देखकर उनके हाथों के तो तोते उड़ गए, काटो तो बदन में लहू नहीं। उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। थोड़ी देर की खुदाई के बाद मैंने एक आदमी का ढांचा गड्ढे के अंदर देखा, जिसके ऊपर सफेद कुर्ता और धोती पड़ी थी। कपड़ों की हालत निहायत पोसीदा थी। ढांचे पर चीथड़े से लटक रहे थे। सफेद टोपी कब्र के अंदर एक तरफ पड़ी थी। माहौल इतना डरावना और खौफनाक था कि सबके औसान खता हो गए, सबकी जुबानें बंद हो गई। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया, यही है मजदूर पेशा और गरीब नेमार सजावल का ढांचा जो रात के वक्त मेरे पास आया था। यही लिबास चित्रों की शक्ल में उसके बदन पर लटक रहा था। मैंने थानेदार को कुछ लम्हात के बाद मुखातिब होकर कहा। उसी वक्त एक दिलखराश चीख सुनाई थी। जमींदार करमदाद की बीवी हाजरा ये होलनाक मंजर देखकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हमने उसे फौरन घोड़े पर डाला। थानेदार ने जमींदार करमदाद से कहा, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सारी बात सच सच बता दूं। जी हजूर, मैं अभी सारी बात बताता हूँ। मैंने ही हाजरा के खाविंद को हलाक किया था। मैं इकरार करता हूँ जनाब, मगर मैंने उसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था। उसकी बीवी ने मुझे खुद उस खौफनाक फेल पर उकसाया था।
اس میں میرا قصور نہیں، مجرم سجاول کی اپنی بیوی ہے جو سجاول کو مار کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم ان دونوں کو تھانے میں لے آئے۔ زمیندار کرمداد کو عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کی بیوی ہاجرہ جو بے ہوش ہوئی تھی، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ اس کی بھی روح اسی وقت پرواز کر گئی تھی۔ ہم نے تھانے جانے سے قبل گڑھے کو پھر سے برابر کر دیا تھا اور سجاول کے ڈھانچے کی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ اس رات میں اپنے گھر میں سویا تو صبح تازہ دم ہو کر اٹھا۔ میرے ہاتھ پر اچانک میری نگاہ گئی تو میری انگلی سے اب سجاول کے بھوت کی انگوٹھی غائب ہو چکی تھی، جیسے میں نے اسے کبھی پہنا ہی نہ۔ تو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ آئندہ نئی آنے والی کہانی بھی آپ کو ضرور مل سکے۔